हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राजगुरु कुल एकेडमी पे। मैं राजकुमार गौतम आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के जो राष्ट्रपति उनके कार्य एवं शक्तियाँ। इसके पहले हम लोग जो इतने राष्ट्रपति के जितने भी आर्टिकल थे उसको एक एक करके देख चुके थे। हम लोग आर्टिकल 53 को छोड़ रखा था, जिसमें उसके कार्य एवं शक्तियाँ बची हुई थी। आज हम लोग उसी को देखने वाले हैं। दोस्तों, तो राष्ट्रपति की कार्य एवं शक्तियाँ किस आर्टिकल के तहत आता है? आर्टिकल 53। तो जो आर्टिकल 53 में है वो जो उसके राष्ट्रपति की कार्य एवं शक्तियाँ हैं, काफ़ी टॉपिकों में बांट दिया गया है कि इस टॉपिक में उसकी कार्यकारी शक्तियाँ क्या होगी, विधायी शक्तियों में क्या क्या होगा। उसी को हम लोग आज एक एक करके देखेंगे। जैसे कार्यकारी शक्ति है, फिर विधायी शक्ति है, वित्तीय शक्ति है, न्यायिक शक्ति है, फिर सैन्य शक्ति है, आपातकालीन शक्ति है, इसकी वीटो शक्तियाँ हैं। हम लोग एक एक टॉपिक में देखेंगे क्या क्या है। जैसे कार्यकारी शक्ति में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कार्यकारी शक्ति में क्या है। जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं, जो उनका राष्ट्रपति का सबसे कार्यकारी शक्ति में सबसे पहले क्या होता है कि जितने भी जैसे प्रधानमंत्री, जब कोई नई लोकसभा का गठन होता है, कोई नई लोकसभा बन के आती है, तो उसमें क्या है, प्रधानमंत्री की पहले सबसे पहले नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। फिर जो मंत्रिमंडल जो तैयार किए रहेंगे प्रधानमंत्री द्वारा, उनकी नियुक्ति करेगा। तो क्या करेगा, सबसे पहले जो प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति होते हैं। फिर जो महान्यायवादी होते हैं, जो महान्यायवादी होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। फिर कैग, जिसे हम लोग महालेखा नियंत्रक परीक्षक बोलते हैं। फिर मुख्य चुनाव आयुक्त, राज्यपाल, हमारे वित्त आयोग के अध्यक्ष, लोक सेवा के आयोग के अध्यक्ष, इन सब के क्या जो अध्यक्ष होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। फिर देखते हैं दोस्तों, जो हमारा SC ST OBC आयोग है, इनके अध्यक्षों की नियुक्ति, इनका जो अध्यक्ष आयोग होता है उनका निर्माण कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन क्यों किया जाता है दोस्तों? जो अंतर्राज्यीय परिषद गठन होता है वो केंद्र राज्यों के मध्य एक अच्छे संबंध का समन्वय करने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। फिर अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। अनुसूचित क्षेत्र का मतलब है कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आदिवासी या अनुसूचित क्षेत्र के लोग ज़्यादा रहते हों और वहाँ पे उसको क्षेत्र घोषित करना है, तो कौन घोषित करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अब ये दोस्तों हमारे कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत आ गए। अब हम लोग विधायी शक्ति क्या आते हैं। विधायी शक्ति के अंदर क्या क्या आते हैं? अब इसके क्या होता है? विधायी शक्ति। विधायी शक्ति के अंतर्गत क्या क्या होता है? विधायी शक्ति के अंतर्गत जब हमारी जो संसद होती है तो उस संसद को बुला सकता है। संसद जो सत्र है, संसद के सत्र को बुला सकता है, उसका स्थगन कर सकता है। क्या कर सकता है? सत्र को बुला सकता है, स्थगन कर सकता है। और यही क्या है, जो हमारी लोकसभा है उसका क्या कर सकता है? विघटन कर सकता है। लोकसभा का क्या कर सकता है? लोकसभा का विघटन कर सकता है। हमारी लोकसभा का क्या कर सकता है? विघटन कर सकता है। और क्या कर सकता है? जो संयुक्त बैठक होती है उसको बुला सकता है। जैसे संयुक्त बैठक का मतलब लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों की क्या संयुक्त बैठक करा सकता है। और क्या करा सकता है? संयुक्त बैठक क्या करा सकता है? जो लोकसभा है उसका विघटन कर सकता है, और जो लोकसभा और राज्यसभा का क्या कर सकता है? उसका संयुक्त बैठक करा सकता है। अब दोस्तों क्या करता है राष्ट्रपति? जो प्रथम वर्ष में, जिससे कोई नया साल स्टार्ट हुआ, उसमें जो प्रथम अधिवेशन होता है उसकी संयुक्त, उस पर कौन सबसे पहले अपना विचार मत अपना स्पीच देगा? वो राष्ट्रपति होते हैं। तो क्या है,
जो संसद के प्रत्येक वर्ष के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करेगा। और दोस्तों, प्रथम वर्ष के प्रथम अधिवेशन को सबसे कौन संबोधित करेगा? राष्ट्रपति करेगा। उसके बाद क्या होता है दोस्तों? उसके बाद होता है कि अगर कोई मान लीजिए विधेयक है, राज्यसभा में पास होता है, लोकसभा में पास होता है, इन दोनों में सदनों में पास होने के बाद वो राष्ट्रपति के पास जाता है। अगर राष्ट्रपति के जाने के बाद वो उस पर हस्ताक्षर कर देता है, तब जाके वो एक कानून बन पाता है। तो क्या होता है? कोई विधेयक दोनों सदनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कानून बन पाता है। क्या होता है दोस्तों? अगर कोई विधेयक दोनों सदनों से पास होता है और राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करता है, तब जाकर वो क्या पाएगा? एक कानून बन पाएगा। अब क्या होता है? एक स्पेशल उसकी एक पावर होती है जो विधायी पावर में किया जाती है कि अगर संसद का सत्रावसान चल रहा हो, यानी कि संसद उस समय नहीं चल रही हो या फिर उसके बाद बंद हो, और कोई ऐसी स्थिति या परिस्थिति पैदा हो जाती है जिसमें कुछ कानून बनाना बहुत आवश्यक हो जाए, तो उस परिस्थिति में क्या होता है दोस्तों? राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी कर सकता है। क्या होता है? अध्यादेश जारी कर सकता है। संसद के सत्रावसान की स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। क्या कर सकता है दोस्तों? जब संसद नहीं चल रही है तो उस स्थिति में क्या कर सकता है? वो एक अध्यादेश जारी कर सकता है। ये किस आर्टिकल के तहत होता है? आर्टिकल 123। किस आर्टिकल के तहत दोस्तों? आर्टिकल 123। आर्टिकल 123 के तहत ये कहता है कि अगर संसद की स्थिति में नहीं चल रही हो तो उस स्थिति में राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी कर सकता है। लेकिन वो दोस्तों कब तक मान्य है उसका? अगर इसी अध्यादेश को संसद अगर जब चलना स्टार्ट हो जाए, प्रारंभ हो जाए, तो उस समय उसको 6 हफ्ते में पास कराना जरूरी है। अन्यथा अगर वो पास नहीं होते दोनों सदनों से तो वो निरस्त कर दिया जाएगा, निरस्त माना जाएगा। ये हमारा दोस्तों हो गया विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्ति में क्या क्या हो गया? संसद के सत्र को बुला सकता है, उसका स्थगन कर सकता है, लोकसभा का विघटन कर सकता है, संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, प्रत्येक वर्ष के प्रथम अधिवेशन को क्या कर सकता है? वो संबोधित करेगा। कोई विधेयक अगर दोनों सदनों से पास होता है तो राष्ट्रपति के जाने के हस्ताक्षर के बाद ही उसको कानून बन पाता है। फिर अगर संसद के सत्रावसान की स्थिति में संसद यानी नहीं चल रही तो उस स्थिति में एक अध्यादेश जारी कर सकता है। किस आर्टिकल के तहत? 123 के तहत। और वो जो अध्यादेश होता है, जब संसद जो सत्र है वो चलना प्रारंभ हो जाती है तो उसके 6 हफ्तों के भीतर उसको पास कराना अनिवार्य होता है, अन्यथा वो रद्द कर माना जाएगा या निरस्त माना जाएगा। ये तो दोस्तों हमारा हो गया विधायी शक्ति। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों वित्तीय शक्ति। हमारी वित्तीय शक्ति में क्या क्या है वो देखते हैं। आप लोग दोस्तों इसको स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे।
हमारे वित्तीय शक्ति में क्या क्या है दोस्तों? वित्तीय शक्ति में हमारे क्या है, ये सबसे पहले जो हमारा धन विधेयक होता है, ये राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पे ही संसद में पेश किया जाता है। धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पर ही संसद में लाया जाता है, संसद में पेश किया जाता है। क्या किया जाता है संसद में? धन विधेयक जो होता है राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पे ही संसद में पेश किया जाता है। और क्या दोस्तों होता है, जो वार्षिक वित्तीय विवरण होता है जिसे हम लोग बजट बोलते हैं, वो कौन पेश कराता है? तो राष्ट्रपति पेश कराता है, लेकिन तो किसके नाम से? जो हमारे वित्त मंत्री होते हैं उनके हिसाब से। तो वार्षिक वित्तीय विवरण कौन पेश कराता है? वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण जिसको हम लोग बजट बोलते हैं, बजट पेश कराता है। ये दोस्तों किस आर्टिकल के तहत होता है? 112, आर्टिकल 112। जो बजट होता है वो कौन पेश करवाता है? किसके माध्यम से? वित्त मंत्री के माध्यम से। और कौन पेश करवाता है? राष्ट्रपति द्वारा पेश कराया जाता है। किस आर्टिकल के तहत जो बजट पेश किया जाता है? ये आर्टिकल 112। ये दोस्तों पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। और उसके बाद क्या होता है, कोई हमारी आकस्मिक निधि से अगर अचानक से कोई ऐसा व्यय आ गया जिसमें से उसकी व्यवस्था करना है, आकस्मिक व्यय की व्यवस्था करना कौन करेगा? राष्ट्रपति करता है। आकस्मिक निधि से, आकस्मिक निधि से व्यय की व्यवस्था, व्यय की व्यवस्था कौन करता है दोस्तों? हमारा राष्ट्रपति करता है। और जो केंद्र राज्यों के मध्य जो राजस्व होता है उसके बंटवारे के लिए वित्त आयोग का गठन करता है। क्या करता है दोस्तों? जैसे केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, और उसमें जो राजस्व है, जो कर है वो आता है, और उसमें उसके लोक कल्याणकारी राज्यों के लिए जो पैसे दिए जाते हैं कि राज्य सरकार को कितने पैसे दिए जाएंगे, केंद्र सरकार के पास कितने पैसे रहेंगे, तो इनके पैसे को बंटवारे के लिए एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है। किसका गठन किया जाता है? कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। जो केंद्र राज्य के राजस्व के बंटवारे के लिए वित्त आयोग का गठन, वित्त आयोग का गठन। ये कितने वर्षों के लिए किया जाता है दोस्तों? 5 वर्ष के लिए। बेसिकली कितने वर्ष के लिए गठन किया जाता है? 5 वर्ष के लिए। अब दोस्तों हम लोग हमारा हो गया वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय शक्तियाँ में हम लोग क्या क्या देख चुके? जो हमारा धन विधेयक होता है वो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पे ही संसद में पेश किया जाता है। फिर जो वार्षिक वित्तीय विवरण होता है जिसे हम लोग बजट बोलते हैं, उसको संसद में पेश कराया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। फिर इसके बाद जो आकस्मिक निधि से अगर व्यय की व्यवस्था करनी है तो कौन करेगा? राष्ट्रपति करते हैं। केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व के बंटवारे के लिए वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। कि अगर पैसों के किस राज्य का कितना हिस्सा बनेगा, केंद्र का कितना हिस्सा बनेगा, इसके लिए क्या करेंगे? वित्त आयोग का गठन करेंगे। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्षों के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अब देखते हैं हम लोग दोस्तों न्यायिक शक्तियाँ।
इसको इसको आप स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। न्यायिक शक्तियां क्या है दोस्तों? न्यायिक शक्तियां में हम लोग सबसे पहले देखेंगे जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनके उनकी जजों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति करते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? हमारे राष्ट्रपति करते हैं। अगर दोस्तों हमारे राष्ट्रपति को किसी विधि पे या किसी विचार पे अगर सीजीआई से या किसी सुप्रीम कोर्ट के व्यक्ति से, जज से अगर कोई सलाह लेने की आवश्यकता होगी तो किस आर्टिकल के तहत लेते हैं? 143। तो वो उन पे सलाह ले सकते हैं, लेकिन वो बाध्यकारी नहीं है कि जो उन्होंने सलाह दे दिया उसको हम राष्ट्रपति मान ही लें। तो किसे? न्यायाधीश से, मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकते हैं। ले सकते हैं। दोस्तों ये किस आर्टिकल के तहत होता है कि जो मुख्य न्यायाधीश से जो राष्ट्रपति सलाह ले सकते हैं? आर्टिकल 143, आर्टिकल 143। किस आर्टिकल के तहत दोस्तों? 143, जिसे हम लोग 143 बोलते हैं। अब हमारे मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में क्या न्यायिक शक्तियों में क्या होता है? जो अगर किसी की सजा को, जिसे राष्ट्रपति होते हैं, अगर किसी को मान लीजिए फांसी की सजा हो गई है, किसी को उम्र कैद होगी, तो उसकी सजा को वो कुछ माफ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों? उसकी सजा को क्या कर सकते हैं? माफ कर सकते हैं। किसी के अपराध के लिए, किसी के अपराध के दंडादेश को निलंबन या माफ कर सकते हैं। ये आर्टिकल किस आर्टिकल के तहत आता है दोस्तों? आर्टिकल 152, सॉरी 172, सॉरी आर्टिकल 72। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति ने अपराध किया है, अगर वो उसकी विचार भाव सही है, फिर उसके बाद वो अगर अच्छा उसने अनुशासन के रूप में जेल में रहा हो, तो उसकी जो सज़ा को क्या कर सकते हैं? वो राष्ट्रपति उसको माफ़ कर सकते हैं, उसका निलंबन कर सकते हैं। किस आर्टिकल के तहत दोस्तों? आर्टिकल 72। ये हमारी मुख्यतः जो होती है न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत आता है दोस्तों। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? सैन्य शक्तियाँ। सैन्य शक्तियों में हमारा क्या आता है? हमारी सैन्य शक्तियों में देखते हैं हम लोग, जो हमारा जो भी सेनाएं हैं, थल सेना, जल सेना, नौ सेना, इन तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? हमारे राष्ट्रपति होते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं हम लोग तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होते हैं। कौन होते हैं? जो तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति कौन होता है दोस्तों? हमारे राष्ट्रपति होते हैं। अब दोस्तों अगर कोई युद्ध स्टार्ट हो गया और या फिर उसके बाद कोई सी शांति की वार्ता करनी है,
या शांति की बात करनी है तो उस पर कौन करेगा? हमारे राष्ट्रपति करनी है। या युद्ध की घोषणा, युद्ध या शांति की घोषणा करता है। क्या करता है? तीनों सेनाओं का अध्यक्ष सेनापति सर्वोच्च सेनापति होता है, युद्ध या शांति की घोषणा कर सकता है। अब देखते हैं हम लोग दोस्तों आपातकालीन स्थिति, आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन शक्तियां दोस्तों हमारे पास 3 प्रकार की होती हैं। एक हमारा होता है राष्ट्रीय आपात, एक होता है हमारा राष्ट्रपति शासन, और फिर इसके बाद एक होता है वित्तीय आपात। क्या क्या होता है दोस्तों हमारा? एक होता है हमारा राष्ट्रीय आपात, एक होता है हमारा राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, एक होता है हमारा वित्तीय आपात। तो उसमें क्या क्या है, किस आर्टिकल के तहत आते हैं दोस्तों? हमारा जो आपातकालीन स्थिति होती है उसमें सबसे पहले क्या होता है? राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपातकालीन 21 आर्टिकल के तहत आता है दोस्तों, आर्टिकल 352, आर्टिकल 352 इस राष्ट्रीय आपात के तहत। इसके तहत दोस्तों 3 बार जो है राष्ट्रीय आपात लगाए गए हैं। कब कब लगाया गया? 1962 में, 1971 में, 1975 में। कब लगाया था क्या दोस्तों? 1962, 1975 1971 और 1975। 1961 में कब लगाया था? जब ये भारत और चीन से युद्ध हुआ था, जो अक्साई चीन जिसे उनको बोलते हैं। 1971 में भारत पाकिस्तान के हुआ था। 1975 में हमारे आंतरिक विद्रोह के कारण हुआ था, जिसे आंतरिक विद्रोह या आंतरिक गड़बड़ी कहते हैं। उस आधार पर हमारा 1975 में आपातकालीन स्थिति लगी थी। एक अब दूसरा होता है दोस्तों हमारा राष्ट्रपति शासन। क्या होता है? राष्ट्रपति शासन। ये किस आर्टिकल के तहत आता है? आर्टिकल 356। इसमें क्या होता है दोस्तों? ऐसी कोई भी राज्य सरकारें जो सरकार चलाने में असमर्थ हो या वहाँ पे सही उचित रूप से या सही रूप से सरकार चलाने में वो चला नहीं पा रही है, तो उस स्थिति या परिस्थिति में क्या होता है? हमारा राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो जब राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है तो वो जो राज्य सरकार के हाथ में वहाँ का शासन ना होकर राष्ट्रपति के हाथ में शासन हो जाता है वो, और वहाँ का जो संचालन होता है वो राज्यपाल के माध्यम से कराया जाता है। क्या होता है? राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है? किस आर्टिकल के तहत लगता है? आर्टिकल 356 लगने के बाद अगर कोई राज्य सरकार अपनी सरकार चलाने में विफल है तो उस स्थिति परिस्थिति में क्या है? राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अब फिर इसके बाद है वित्तीय आपात। वित्तीय आपात, वित्तीय आपात किस आर्टिकल के तहत आता है दोस्तों? 360 के अंतर्गत आता है। वित्तीय आपात में क्या होता है कि अगर कोई आर्थिक स्थिति देश की अगर ऐसी स्थिति में हो जाए कि जो सरकार चलाने में असमर्थ है, उस समय वित्तीय आपात की स्थिति लगाई जा सकती है। ये हमारा हो गया दोस्तों आपातकालीन स्थिति। आपातकालीन स्थिति में क्या है? राष्ट्रपति या राष्ट्रीय आपात जिसको आर्टिकल 352 में है, फिर राष्ट्रपति शासन, फिर वित्तीय आपात। ये पूछा जाता है दोस्तों कि हमारे जो राष्ट्रपति जो आपातकालीन लगा था राष्ट्रीय आपात कब कब लगाया गया था और किसके किसके युद्ध हुआ था? तो 1962 में इसको हम याद रखेंगे और 1971 1975 में। अब देखते हैं हम लोग दोस्तों वीटो पावर। जो हमारी वीटो शक्तियाँ होती हैं, वीटो शक्तियाँ हमारी दोस्तों मुख्यतः 3 प्रकार से बांटी जाती है। वीटो शक्तियों में क्या क्या होता है? हमारी एक आत्यंतिक वीटो होता है। क्या होता है दोस्तों? आत्यंतिक वीटो। इसमें क्या होता है दोस्तों?
अगर कोई संसद में विधेयक पास हुआ है, राज्यसभा से पास हो गया, लोकसभा से भी पास हो गया, पास होने के बाद अब क्या होता है, वो राष्ट्रपति के पास गया। राष्ट्रपति ने उसके जो अध्यादेश है, जो भी उस पे क्या है, अपनी सहमति को एकदम सुरक्षित कर लिया है। अपनी सहमति को सुरक्षित, उसको जो है अध्यादेश को, विधेयक को सुरक्षित करके रख दिया है, उस पर कुछ नहीं बोल रहा है। अगर सुरक्षित रख लिया, उस पर अपना कोई मत नहीं दे रहा है, तो वो क्या है, आत्यांतिक वीटो के तहत वो एक समय सीमा के बाद वो लगभग में निरस्त कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद होता है दोस्तों हमारा निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो, निलंबनकारी वीटो में क्या होता है दोस्तों, जब कोई अध्यादेश राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद किसके पास जाता है, राष्ट्रपति के जाता है। लेकिन राष्ट्रपति उसे क्या करता है, उस पर पुनः विचार करने के लिए, उस पर क्या करता है, पुनः विचार करने के लिए उस पर जो है उसको फिर से लौटा देता है। उस स्थिति में, लौटा देने की स्थिति में क्या होता है, जब लौटा दिया जाता है तो उस स्थिति में अगर फिर से लोकसभा राज्यसभा उसको जो है कि फिर से उसको राष्ट्रपति के पास भेजती है, उसमें कुछ संशोधन करके या फिर जस्ट वैसे जैसे कि तैसे, उस स्थिति परिस्थिति में क्या करता है, राष्ट्रपति को उस पर सहमति देना अनिवार्य होता है। तो इस पर होता है पुनः विचार के लिए लौटा देता है, पुनः विचार के लिए लौटा देता है। ठीक है। अब एक होती है पॉकेट वीटो। हमारा अंतिम क्या होता है, वीटो शक्तियों में पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो, पॉकेट वीटो में क्या होता है दोस्तों, उस पे जो है जब कोई विधेयक पास होके दोनों सदनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है, तो वो जब राष्ट्रपति उस पर ना तो उस पर सहमति जताता हो, ना उसको अस्वीकार करता हो, ना उसको पास करता हो, तो उस स्थिति में क्या होता है, पॉकेट वीटो कहलाता है। क्या होता है, ना उस पर सहमति जताता हो, ना उसको अस्वीकार करता हो, ना उसको पास करता हो, तो उस स्थिति में क्या होता है, हमारा पॉकेट वीटो कहलाता है। तो क्या होता है, ना ही सहमति, ना सहमति, ना अस्वीकार, ना ही पास करे, पास करे। इस स्थिति में क्या होता है, हमारा पॉकेट वीटो करता है। सबसे पहले पॉकेट वीटो का जो है प्रयोग करने वाले कौन थे, ज्ञानी जैल सिंह। उसमें राजीव गांधी की सरकार थी 1986 में। 1986 में भारतीय डाक अधिनियम पेश किया था किसने, राजीव गांधी की सरकार ने 1986 में। तो उसमें जो हमारे भारतीय डाक अधिनियम था, उसको पॉकेट वीटो के तहत जो ये था, इसको अस्वीकार कर दिया गया था। इसका प्रयोग सबसे पहले कब हुआ था, 1986 में राष्ट्रपति पॉकेट वीटो का यूज करते हैं किस अधिनियम पे, भारतीय डाक अधिनियम, भारतीय डाक अधिनियम। भारतीय डाक अधिनियम पे सबसे पहले ज्ञानी जैल सिंह, कौन, ज्ञानी जैल सिंह, इस पे अपना पॉकेट वीटो का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग देख चुके हैं राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियाँ। एक एक करके हम लोग फिर से देख लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले कार्य एवं शक्तियों में क्या है, उसकी कार्यकारी शक्तियों को हम लोग अच्छे से पढ़ चुके, विधायी शक्तियाँ, फिर वित्तीय शक्तियाँ हो गई, फिर न्यायिक शक्तियाँ हो गई, फिर सैन्य शक्तियाँ भी हमारी हो गई, फिर आपातकालीन स्थितियाँ भी हम लोग देख चुके हैं, और वीटो शक्तियाँ हम लोग देखिए। वीटो शक्तियों में क्या, आत्यंतिक वीटो, जिसमें कोई विधेयक को सिर्फ सुरक्षित करके रख लिया जाता है निश्चित काल के लिए,
फिर निलंबनकारी वीटो है कि कोई विधेयक है राष्ट्रपति फिर से उसे पुनः विचार के लिए पेश कर सकता है, लेकिन अगर वो ही दोबारा एज एडिट उसे वैसे जैसे कि तैसा उसे अगर भेज दिया जाए, उस पर फिर संशोधन करके कुछ फिर से राष्ट्रपति के पास जाता है तो वो उसको पास करना ही होता है। और पॉकेट वीटो है कि उसमें ना सहमति जताए, ना उसको अस्वीकार करे, ना ही उसको पास करे। उस स्थिति में क्या होता है, पॉकेट वीटो का यूज किया है। सबसे पहले पॉकेट वीटो का किसने प्रयोग किया था, ज्ञानी जैल सिंह ने, भारतीय डाक अधिनियम पर। तो दोस्तों आज के हमारे वीडियो में इतना ही है। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर करें। दोस्तों आपका शेयर और सब्सक्राइब यही हम लोग की हिम्मत को बढ़ाती है, तो इसके लिए ज़रूर और लाइक सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद।